डोनाल्ड ट्रंप को डेडलाइन किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने दूसरे कार्यकाल में वो कई बार ईरान को समझौते के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद डेडलाइन से भयभीत हैं और इसकी वजह है जंग जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद में खत्म होती ट्रंप की समय सीमा। दरअसल अमेरिकी कानून के मुताबिक 1 मई को ईरान युद्ध की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसे जारी रखने के लिए उन्हें कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप को मंजूरी मिलेगी इसकी उम्मीद न के बराबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में वार्ता से बात नहीं बनी तो ट्रंप के पास विध्वंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अरब सागर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे से अमेरिकी कार्गो विमान यूरोप से अरब के बीच चक्कर लगा रहे हैं। दावा है कि इन विमानों में डिफेंस इंटरसेप्टर और अटैक मिसाइलें भेजी जा रही हैं। AC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर भी इजराइल पहुंच रहे। घंटे पहले तक ट्रंप अनिश्चित काल तक सीज फायर और ईरानी प्रस्ताव का इंतजार करने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि अचानक ट्रंप प्रशासन ने फिर से हमले की धमकियां देना क्यों शुरू कर दिया है। क्या ट्रंप वार्ता की आड़ में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद पास किया गया था। कानून का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना था। कानून के मुताबिक बिना कांग्रेस की मंजूरी के राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते। उन्हें लंबे युद्ध के लिए युद्ध छेड़ने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी है। साल 1973 में आया वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सेल्फ डिफेंस में युद्ध शुरू करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश से जंग छेड़ने के बाद पहले 48 घंटे में इसकी जानकारी राष्ट्रपति को कांग्रेस को देनी होती है। उन्हें इसकी वजह बतानी होती है और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 60 दिन तक युद्ध जारी रख सकते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें कांग्रेस से युद्ध की अनुमति लेना जरूरी हो जाता है। अगर कांग्रेस से अनुमति नहीं मिली तो 60 दिन के बाद सेना को वापस बुलाना अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति के पास 30 दिन के विस्तार का विकल्प है। वो सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देकर सेना को युद्ध क्षेत्र में 30 दिन और तैनात रख सकते हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन ही चलाया जा सकता है। लेकिन इन 30 दिनों के बाद जंग को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना ही होता है। अब ईरान जंग के संदर्भ में इसे देखें तो 28 फरवरी को ईरान पर बमबारी के साथ ट्रंप ने युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद 48 घंटे के अंदर यानी 2 मार्च को कांग्रेस को ट्रंप ने इसकी जानकारी दी, युद्ध छेड़ने की वजह बताई। तब से अब तक करीब 53 दिन बीत चुके हैं। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से जंग जारी रखने की अनुमति नहीं ली है। ऐसे में अब ट्रंप के पास महज 6 दिन का वक्त बचा है। 1 मई को उनकी समय सीमा समाप्त हो रही है और इसके बाद वो जंग खत्म करने के लिए मजबूर होंगे। सुपर पावर अमेरिका होर्मुज के अभेद्य चक्रव्यूह में फंस चुका है, जहां अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की बेहद सस्ती माइंस के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में वो रक्षा कवच तैयार किया है जिसे तोड़ने में अमेरिका को 6 महीने लग सकते हैं। युद्ध का गणित साफ है, ईरान संपूर्ण होर्मुज पर कंट्रोल कर चुका है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप इस आत्मघाती जाल को तोड़ पाएगा? अरब देशों को आर्थिक संकट से निकाल पाएंगे? ट्रंप की साख दांव पर लगी है, जबकि ईरान रोज सी माइंस बिछाकर अमेरिका के लिए होर्मुज को कभी ना पूरा होने वाला मिशन बनाने में लगा है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए अभेद्य चक्रव्यूह बन चुका है, जबकि ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज पर संपूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अगर अमेरिका को ईरान को पराजित करना है तो पहले हॉर्मुज का कंट्रोल लेना होगा। हॉर्मुज एक ऐसा टूल बन चुका है जिससे दुश्मन हमेशा के लिए ईरान के सामने झुकने को मजबूर हो जाएगा। ये नेशनल डिमांड को पूरी करने का हथियार है और जिसका नियंत्रण हमेशा ईरान के हाथ में रहेगा। युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां ईरान अमेरिका एक दूसरे पर हमले को तैयार है। होर्मुज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ी और 167 किलोमीटर लंबी है। होर्मुज स्ट्रेट में 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है, जहां हमेशा जहाज फंसने का खतरा रहता है। इसके अलावा होर्मुज में 11 किलोमीटर तक गहरे पानी वाला हिस्सा है, यहीं से सारे जहाज गुजरते हैं।
हॉर्मुज इतना संकरा है कि वहां 2 शिपिंग लेन है जिनकी चौड़ाई 7 किलोमीटर है। पहली इनबाउंड लेन है जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती है। दूसरी आउटबाउंड लेन जो 3.2 किलोमीटर चौड़ी है, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते हैं। साथ ही 3.2 किलोमीटर का बफर जोन है जिसे इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान हावी हो चुका है। शिपिंग लेन में सी माइंस का जाल बिछा हुआ है। इनबाउंड और आउटबाउंड लेन में माइंस बिछा दी गई है। बफर जोन में गहराई में माइंस लगाई गई हैं। जी हाँ, देखिए ये हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा भी रहे हैं। अब जो हालात है वो बंदर अब्बास से सीक्रेट रूट के बारे में है। यहीं से ईरान रास्ता दे रहा है। सिर्फ टोल देने वाले टैंकर को रास्ता मिल रहा है। जीपीएस संचालित सी माइंस बिछाई हैं जिनका कमांड सेंटर बंदर अब्बास है। वहां से सी माइंस को नियंत्रित किया जाता है। सी माइंस टैंकर का पीछा भी कर सकती हैं। हॉर्मुज से माइंस हटाने का ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सुनार का इस्तेमाल किया जाता है और समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है और दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है, जिसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है और माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप ऊपर से गुजर रहा है और ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। पहली चुनौती सी माइंस को हटाना, दूसरी चुनौती एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाना, तीसरी चुनौती सैन्य ऑपरेशन पर खर्च कम करना। सामान्य सी माइन की कीमत $3000 होती है। एक स्मार्ट जीपीएस सी माइन की कीमत $30,000 होती है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत करीब $1330 करोड़ होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत में 4.5 लाख जीपीएस माइंस आ सकती हैं और सामान्य माइंस करीब 45 लाख आ सकती हैं। उस स्ट्रेट में दबदबे की जंग चल रही है। अमेरिका ने नाकेबंदी लगाई है तो ईरान ने जवाब में तेल टैंकर जब्त करने शुरू कर दिए हैं। पिछले 72 घंटे में ही हॉर्मुज में कम से कम 3 बड़ी घटनाएं इसी टकराव की कहानी बता रही हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज खतरे में है। अमेरिका और ईरान दोनों देश जहाजों को जब्त कर रहे हैं। ईरान ने पहले इजराइल का तेल टैंकर जब्त किया। अब जानकारी मिल रही है कि अमेरिका से कनेक्शन वाला कार्गो शिप ही कब्जे में ले लिया है। इधर खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने भी ईरान के एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। यानी तेल, ताकत और टकराव की ये जंग बढ़ती ही जा रही है और ये जंग किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बीते 72 घंटे में कम से कम 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके को टकराव के नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सबसे पहले बात MSC फ्रांचेस्का की। 22 अप्रैल को इस जहाज को IRGC ने रोका। स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर से IRGC के कमांडो इस जहाज पर चढ़ गए और इस पर कब्जा कर लिया। दावा किया गया कि इसका इजराइल से लिंक है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी घटना US सेंट्रल कमांड ने बताई है और उनके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS राफेल पेराल्टा ने 24 अप्रैल को एक ऐसे जहाज को रोका जो ईरानी झंडे के तहत चल रहा था और ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। यानी जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही सख्त हो रही है। और तीसरी घटना है ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने, जो इसका दावा किया है कि 25 अप्रैल को एपामिनोडेस नाम का जहाज जब्त किया गया है। ये जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत चल रहा था, लेकिन अमेरिका से इसके कनेक्शन बताए गए। लारक द्वीप के पास इसे IRGC ने रोककर जब्त कर लिया। जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी गई। कई जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया और धीरे धीरे ईरान की सप्लाई लाइन को जाम करने की कोशिश की गई, जिससे उसकी कमाई रुक जाए और आर्थिक दबाव बढ़े। अमेरिका की रणनीति थी कि जब ईरान से तेल बाहर ही नहीं जाएगा और उत्पादन जारी रहेगा तो उसके स्टोरेज टैंक भर जाएंगे और जब स्टोरेज की सीमा खत्म होगी तो ईरान को मजबूरी में अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे। तेल उत्पादन को रोकना पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित।
एक तरफ खर्ग आइलैंड जहां से ईरान का ज्यादातर तेल बाहर जाता है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वहां स्टोरेज पूरी तरह भर चुका है। तेल है लेकिन रखने की जगह नहीं बची। ईरान ने खर्ग आइलैंड का स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए टैंकरों का सहारा लिया ताकि ऑन शोर स्टोरेज फैसिलिटी को बचाए रखा जा सके। रोजाना निकलने वाले तेल को पुराने और प्रतिबंधित टैंकरों को लोड करना शुरू कर दिया। यानी ईरान ने जमीन की कमी को समंदर से पूरा किया। प्रतिबंधित और पुराने टैंकरों को ही चलते फिरते गोदाम बना दिया गया। लंबे समय तक तेल के कुएं बंद रहने पर उनके अंदर पानी घुसने लगता है और वाटर कोनिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इससे तेल के रिजर्वॉयर खराब हो जाते हैं और वहां से तेल उत्पादन क्षमता स्थायी रूप से खत्म हो सकती है। सवाल ये है कि वार्ता का सिर्फ शोर हो रहा है या वार्ता होगी भी? अगर होगी तो अप्रत्यक्ष का फिर आमने सामने? कई बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी है। हालांकि ईरान का रुख कभी नरम है तो कभी कड़क। ईरानी शासन के उलझे हुए सिस्टम से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। इन बयानों से कभी उम्मीद बनती है तो कभी आशंकाएं बढ़ जाती हैं और इस बीच इजराइल से एक सीक्रेट लीक होने से आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इजराइल का दावा है कि युद्ध विराम सिर्फ एक शॉर्ट ब्रेक है और उसकी सेना ईरान पर हमलों के लिए तैयार है। यात्रा शुरू करने से पहले अरागची ने कहा कि इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मेरी यात्रा का उद्देश्य सहयोगियों से द्विपक्षीय मामलों पर गहरा तालमेल बनाना है। पाकिस्तान ने रॉयटर्स से कहा कि ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तानी मध्यस्थों से बातचीत के लिए आ रहे हैं। अल अरबिया से पाकिस्तान के एक अधिकारी ने भी ये कहा कि ईरान यूएस की बातचीत हो सकती है। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अरागची के एजेंडा में यूएस से बातचीत नहीं है। इस्लामाबाद दौरे में वॉशिंगटन से कोई बात नहीं होगी। अमेरिकी समाचार संस्थान एक्सियोस ने दावा किया है कि विटकॉफ और कुशनर पहले पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ अलग से बात करेंगे। उसके बाद सोमवार को अमेरिका के साथ चर्चा हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी नेताओं ने कालीबाफ की अध्यक्षता पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट है कि कालीबाफ वार्ता में नरम रुख दिखा रहे थे जो बाकी सदस्यों को पसंद नहीं आया। प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य महमूद नवाबियान ने कालीबाफ के खुले मंच से आलोचना भी की है। रिपोर्ट यह भी है कि कालीबाफ ने प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता छोड़ दी है। इजराइल को डर है कि ईरान शांति काल में अपनी नष्ट हो चुकी ताकत को फिर से खड़ा कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका को रिपोर्ट दी है कि ईरान की बची हुई मिसाइलों को लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा है। इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि वार्ता विफल होती है तो इजराइल ईरान को पाषाण युग में वापस भेजने के लिए तैयार है। 15 दिन में इजराइल के आसपास पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। अगर बातचीत सफल नहीं होती तो पहला हमला इजराइल के जरिए कराया जा सकता है। लबनान की सरजमी पर सीज फायर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि आसमान से आग बरसने लगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को फुल फ्रीडम देकर तबाही का नया दरवाजा खोल दिया है। सीधा संकेत है, इजराइल ने युद्ध विराम माना ही नहीं, अब बौखलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है किसी भी परिस्थिति में हिजबुल्लाह आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जबकि इजराइल ने कहा है युद्ध विराम में भी इजराइल को हमले की पूरी आजादी है। दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन तेल अवीव से बेंजामिन नेतन्याहू ने जो फरमान दिया उसने सीज फायर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। वैश्विक राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया सबसे बड़े बदलाव को देख रही है, जहां अमेरिका का दबदबा जैसी बातें धूमिल हो रही हैं। ये ईरान से जंग का असर है। नेटो में फूट से यूरोप का अमेरिका से भरोसा उठता हुआ नजर आने लगा है और ये बदलाव रूस के लिए एक जैकपॉट जैसा नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एथेंस में एक चर्चा के दौरान अमेरिका, रूस और चीन को यूरोपीय देशों का घोर विरोधी बताया। कहा, यूएस, रूस और चीन एक नीति पर चल रहे हैं। यही समय है जब हमें जाग जाना चाहिए। नेटो में कलह की कहानी, रूस यूरोप में करेगा मनमानी। यूक्रेन पर हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसा और जमीन पर जा गिरा। दक्षिण पूर्वी शहर गलाती में रूसी ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए, जिससे एक बिजली सप्लाई लाइन और एक घर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटो सीमा पर रूसी हमले के बाद ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया गया। नेटो के एयर पुलिसिंग मिशन के तहत
रात भर RAF के लड़ाकू विमानों ने गश्त लगाई। 1945 से यूरोप के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार रक्षा कवच थे, लेकिन अब फ्रांस अपने बोते आत्मरक्षा की तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर एक्सरसाइज में पोलैंड भी शामिल है। ट्रंप की वजह से यूरोप में ऊर्जा संकट फैल गया है। अमेरिकी युद्ध के कारण हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद है। ऊपर से पुतिन 1 मई से द्रुजबा पाइपलाइन बंद करने वाले हैं। ईरान जंग की वजह से नेटो और अमेरिका में दूरी आ चुकी है। ट्रंप नेटो को बार बार धमकी दे रहे हैं। विरोधी पुतिन और शी जिनपिंग सहित यूरोप के मित्र ट्रंप भी यूरोप के खिलाफ खड़े हैं। नेटो में फूट प्लस बदला वर्ल्ड ऑर्डर = रूस के लिए मौका।